हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो उस वेव थियोरी के कुछ जो लिमिटेशंस थे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो लिमिटेशंस की कैसे आगे एक्सप्लेनेशन की गई, आज के टॉपिक्स भी वही उसी के बेस पे है। तो हमारी जो लिमिटेशंस है वेव थ्योरी की वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अगर EM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये 4 पॉइंट्स थे जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। रीजन इनका सबसे बड़ा ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम लोग लाइट की सिर्फ वेव नेचर को ही यूज कर रहे थे। बट एज वी नो कि लाइट की दो तरह की नेचर होती है, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स कह लो कि ऐसे रह गए थे जो कि पार्टिकल नेचर पे डिपेंडेंट थे, वेव नेचर से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हम लोग, जिसकी वजह से ये लिमिटेशंस आ गई, जिसमें फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो कि नहीं एक्सप्लेन हो पाया था EM वेव थ्योरी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स जिसमें टेम्परेचर के साथ हमने बात करनी थी उनकी, फिर 9 स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया गया था और उसके बेसिस पे बाकी जो स्पेक्ट्रा एलिमेंट्स के दिए गए थे तो उनको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था EM वेव के अकॉर्डिंग, राइट। जिसमें क्या था कि इनमें पार्टिकल नेचर यूज हो रही थी। अब अगर बात करें हम लोग पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर ऑफ EM वेव में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जो एनर्जी एमिट हो रही थी, जिसको हमने रेडिएंट नाम दिया था कि रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यहाँ पे इन दिस केस पार्टिकल नेचर के केस में ये डिसकंटिन्यूस थी। मतलब कि हमारे पास कंटिन्यूटी में ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं हो पा रही थी, ये डिसकंटिन्यूटी की फॉर्म में थी। और ये डिसकंटिन्यूटी की फॉर्म में हमारे पास स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मिल रही थी। मार्कर हम लोग चेंज कर देते हैं। तो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मिल रही थी। ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनको क्वांटम नेम दिया गया, ठीक है। और इस एनर्जी में जो पैकेट में एनर्जी पार्टिकल्स थे लाइट के, उनको बोला गया फोटोन, या फिर हम क्वांटा भी बोल देते हैं, राइट। तो पार्टिकल नेचर में क्या एजम्पशन करी गई कि वेव नेचर की तरह ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूटी की फॉर्म में है, और ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और एनर्जी जो है, जो पैकेट्स होते हैं उनको क्वांटम बोल देते हैं, और एनर्जी पार्टिकल्स को फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। जिसमें अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये जो दिया था कॉन्सेप्ट ये प्लैंक के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी थी वो टोटल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रही थी फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि हमारे पास जो एनर्जी इमिट हो रही है या ब्लॉक हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो जितनी जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा या कम तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम बताई जा रही थी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ EM वेव। एज वी नो कि कांस्टेंट में चेंज हो जाता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो इसमें जब चेंज हुआ कांस्टेंट की फॉर्म में ये था H, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला भी है जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी निकालेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सारे। आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि लिमिटेशन जो EM वेव थ्योरी में रह गई थी वो बाद में फिर से एक्सप्लेन करी गई ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ EM वेव, जिसमें एनर्जी जो थी वो h न्यू के इक्वल दी गई। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी एंड h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। और रेडिएट एनर्जी जो थी डिसकंटिन्यूस थी इन कॉन्सेप्ट में, और स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में मिल रही थी जिनको हम लोग क्वांटम बोलते हैं, और पार्टिकल्स जो प्रेजेंट थे उन पैकेट्स में उनको हम बोलते हैं फोटोन, राइट। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना
फर्स्ट आज का टॉपिक विच इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जैसे कि हमें पता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत ही गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज एमिटर ऑफ हीट इन लाइट। ठीक है, वो हीट को बहुत अच्छे से ट्रैप भी कर लेता है और रिलीज भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है। दैट मीन्स कि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर ऑफ हीट। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट कुछ इसमें है कि जब एक ब्लैक बॉडी हम लेंगे और उस ब्लैक बॉडी में रेडिएशंस को आप स्ट्राइक करवाओगे, इंसिडेंट करवाओगे, तो क्या होता है वहां पे ब्लैक कलर होने के कारण वो एब्जॉर्ब कर लेता सारी की सारी। तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहां पे कलेक्ट हो जाती है, जो कि रेडिएशन के फॉर्म में जब एमिट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। राइट, अब होता क्या है कि जैसे सपोज कि यहाँ पे एक हमारी ये ब्लैक बॉडी हमने ली, इसमें एक बार एंटर करी रेडिएशन, लाइट हीट एंटर करी। अब यहाँ पे होता क्या है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, कभी इधर कभी इधर, एंड ड्यू टू दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है कलेक्टेड, जब वो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस निकलती है, और इनको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। राइट, ये हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, इंटेंसिटी कैपिटल में हम लोग लिख देते हैं, अगर मार्कर भी चेंज कर देते हैं। इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है इन रेडिएशंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी इंटेंसिटी। राइट, तो यहाँ पे इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिपेंड्स ओनली ऑन एम्पलीट्यूड बट नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। कि यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है ना, ये सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती हैं, इंटेंसिटी इनकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है उसके स्क्वायर के ऊपर, बट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब तो यही मानेंगे ना कि इसको कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट एक वैल्यू रह रही है। अब कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की अगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, मतलब देयर विल बी नो एनी चेंज इन कलर। सो यहाँ पे कोई भी कलर हमें ऑब्जर्व नहीं होता इन दिस केस। ठीक है, बट एज यू नो कि 100% एफिशिएंसी भी किसी के पास नहीं है जमाने में। ठीक है, दुनिया में किसी के पास कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएशंस होती हैं जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे कलर्स भी आएंगे। अब वो जब कलर्स आते हैं तो वहां पे हम लोग तब क्या एज्यूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है, या फ्रीक्वेंसी कह लो या वेवलेंथ कह लो। ऐसे ही नो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह लो कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो हमारे पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, या कह लो कि वेवलेंथ जब डिक्रीज होती है तब हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इसी के बेसिस पे मैं तुम लोग को अभी एक ग्राफ बना के दिखाऊंगी जिसमें क्या है कि हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक है हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी और एक है वेवलेंथ। यहाँ पे लिख देते हैं इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग
वेव हूँ, राइट। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैंने अभी बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो इंटेंसिटी वहां पे इंक्रीज होगी और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होने के बाद फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, आपका हीट का कॉन्सेप्ट नहीं आपने भूलना। अब हीट की बात कर रहे हो तो नो डाउट आप किसकी बात करोगे, टेम्परेचर की। दैट मीन्स कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से कलर में चेंज आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर चेंज की वजह से। इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमारी जो वेव्स हैं वो अलग अलग अपना बिहेवियर शो करेंगी ग्राफ की फॉर्म में भी। तो चलिए मैं आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ शो करके बताती हूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बना लिया ग्राफ एट टेम्परेचर T1 कि एक टेम्परेचर लिया हमने T1 को वैल्यू हमने अज्यूम करी है, तो उसके बेसिस पे ये ग्राफ हमारा बना है, ठीक है। या इसको हम थोड़ा सा अगर करेक्ट कर लें तो ये कुछ ऐसे का ग्राफ आपको नजर आएगा लाइक दिस, ठीक है। जिसमें हमारे पास अगर दूसरा ग्राफ शो करते हो किसी और टेम्परेचर पे तो वहां पे भी हमारे पास क्या है कि एक मैक्सिमम वैल्यू जाने के बाद हमारी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे ग्राफ की। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे ये T1 है और ये T2 टेम्परेचर है, और इस कर्व में जो T2 टेम्परेचर आपको शो हो रहा है वो ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर है, जिसमें हमारे पास वेवलेंथ क्या है, सबसे पहले तो डिक्रीज होगी जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और इंटेंसिटी एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू शो करेगी, जिसके बाद धीरे 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 आपकी इंटेंसिटी भी कम होनी शुरू हो जाएगी जब वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि वेवलेंथ एक्सट्रीम ज्यादा होना मतलब कि हमारे पास ब्रॉडनेस ज्यादा आ जाएगी वेव्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ वेरिएशन है आपकी टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग टेम्परेचर्स पे, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होने पे कलर्स भी नजर आते हैं इन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, राइट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241122। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ध्यान से समझना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक में एक वर्ड जो आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है फोटो और एक है इलेक्ट्रिक। तो फोटो का मतलब जो है वो क्या आता है, लाइट। तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मतलब कि यहाँ पे अब करंट की बात होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पास मान लो कि कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई मेटल सरफेस है। अब हमें पता है मेटल्स कौन होते हैं, जिनके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं जब उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिले अब खुद को स्टेबल करने के लिए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर, उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। और मेटल सरफेस मतलब वो थोड़े से फ्री स्टेट में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे होता क्या है कि मान लो ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जो मैंने रेड मार्कर से ये शो करा है, इस पे यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन के पास खुद की भी एनर्जी है जिस एनर्जी से वो फ्रीली मेटल सरफेस में मूव कर रहा है, राइट।
अब हमारे पास एक कहानी सुनो छोटी सी इसको समझने के लिए, कि एक बंदा है, उसको घर पे वेले बैठे कोई काम धंधा कुछ खास है नहीं घर पे, फिर भी उसको उसकी पॉकेट मनी मिल रही है। मान लो उसको पॉकेट मनी 50 रुपीज मिल रही है, राइट? कितनी मिल रही है? 50 रुपये, ठीक है। उसको 50 रुपीज पॉकेट मनी बंदे को मिल रही है। बाहर से कोई बंदा आए और देखे कि यार ये बंदा वेला बैठा थोड़ा घर पे, इसको काम धंधा तो कुछ है नहीं, मैं इसको कहता हूँ कि तू मेरे यहाँ आ जा, तो काम कर, मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो बंदा कहता है कि तू मेरे यहाँ पे आके काम कर, ठीक है, तो मैं तेरे को मतलब 55 या मतलब 55 या 60 रुपीज दूंगा। तो वो कहता है कि मैं कोई पागल हूँ कि अगर मेरे को घर पे वेले बैठ के 50 रुपए मिल रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी मिल रही है, गुजारा मेरा बड़ा अच्छा खासा आ रहा है, मेरे को सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं तेरे यहाँ पे काम करके भी उतने ही पैसे कमाऊं तो मेरे को क्या फायदा? तो वो बंदा कहता है चलो ऐसे करते हैं, चल तो थोड़े से ज्यादा ले ली, मतलब 70 ले ले, 60 ले ले, 65 ले ले, ऐसे करके वो क्या करता है कि धीरे धीरे पहुंच जाता है। मान लो 50 से हम लोग अगर 80 रुपीज तक बात करेंगे, ठीक है। अब बंदे को कितना फायदा नजर आ रहा है? 30 रुपीज का, ठीक है। अब 30 रुपीज का फायदा अगर उसको मिल रहा है थोड़ा काम बाहर करके, तो वो क्या करेगा? हाँ करेगा ऑफ कोर्स उस बंदे को काम करने के लिए, ठीक है। अब ये तो थी मिनिमम जो उसने बाहर वाले बंदे ने अमाउंट दी कि मैं तेरे को इतने पैसे तेरे को घर से मिल रहे हैं, लेकिन मैं तेरे को टोटल 80 दूंगा, तू यहाँ पे आके मेरे काम कर, और वो मान गया, समझो, ठीक है। अब वहां पे ये जो 80 रुपीज थे, इससे कम अगर पैसे देखे तो वो 79 रुपीज थे, जिसपे भी ये बंदा जो था, ये बंदा 79 रुपीज पे भी काम करने को रेडी नहीं था, लेकिन यही बंदा 80 रुपीज पे काम करने के लिए मान गया, ठीक है। तो ये एक मिनिमम अमाउंट हो गई हमारे पास, ये एक मिनिमम अमाउंट हो गई, मिनिमम पैसे हो गए, सॉरी हमारे पास रुपीज हो गए, जिसपे ये बंदा काम करने को रेडी हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसके बेसिस पे ये समझाऊंगी। तो अब यहाँ पे जो बंदा बाहर वाला था, उसको लगा कि चलो ये काम अगर करेगा तो मैं इसको थोड़ा खुश कर देता हूँ, इसको 80 के बदले मैं 100 दे देता हूँ। तो ये बंदा तो खुशी से क्या करेगा? 100 रुपीज के चक्कर में एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, कि मेरे को कहाँ 50 मिल रहे थे, मेरे को 80 की ऑफर हुई और 80 के बाद मेरे को 20 प्लस बोनस मिल रहा है, तो 100 मेरे को मिल रहा है, तो एक्साइट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गए उसके पास इसमें से जो एक्स्ट्रा मिलने थे, वो कितने मिले? 20 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस पूरे झोल में हुआ क्या कि हमारे पास टोटल उसको मिले 100 रुपीज, ठीक है। टोटल में से 80 रुपीज जो थे उसके, वो क्या थे? मिनिमम अमाउंट, जिसपे वो रेडी हुआ काम करने को, इससे कम में वो रेडी नहीं था, ये मिनिमम अमाउंट हो गई, ठीक है। और प्लस जो 20 रुपीज उसको मिले, ये उसकी एक्साइटमेंट हो गई, ठीक है। एक्साइटमेंट लेवल हो गया इसका 20 रुपीज पे हाई, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पे फॉलो करवाऊं कि ये जो बंदा है उसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास अपने कुछ एनर्जी थी जो उसको सब कुछ मेटल सरफेस में फ्रीली बाउंड मतलब स्टेट में वो इधर उधर घूम रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको जितनी एनर्जी उसके पास है उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी दी जाए, अब थोड़ी ज्यादा कितनी दोगे? मिनिमम एनर्जी, जिससे वो रेडी हो जाए अपने मेटल सरफेस को, अपने घर को छोड़ने के लिए। तो हम वो मिनिमम एनर्जी की, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एक रेडिएशन इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालते हैं, ठीक है। ये क्या है? रेडिएशन है, ठीक है, जिसकी मिनिमम एनर्जी है, जिस एनर्जी को लेके
वो रेडी हो गया इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आने के लिए, राइट। अब जब वो मिनिमम एनर्जी से थोड़ी ज्यादा एनर्जी अगर उसको दे देगा तो उसकी भी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कि मेरे को थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो मिनिमम प्लस एक्स्ट्रा मतलब कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी अगर वो इसको मिल रही होगी, मतलब ये टोटल एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में इसको मिल रही होगी, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। और ये जो बाहर आता है ना इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कब आया, जब लाइट की फॉर्म में रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया, फाइन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो सारी चीजें कि हमारे पास एक तो आई मिनिमम एनर्जी, जो कि लेके इलेक्ट्रॉन मान गया कि मैं बाहर आ जाता हूं, और इस मिनिमम एनर्जी को बेटा हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी के बाद प्लस उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, तो एक्स्ट्रा एनर्जी से ये बंदा भी उछल कूद रहा था कि मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी उछले कूदेगा, जिसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। मतलब कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला, अभी क्या बताया था फॉर्मूला, प्लैंक्स की वर्डिंग E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो वहां से अगर एनर्जी निकालें तो हमारे पास एक हो गई बेटा टोटल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल जाएगी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल जाएगी, मिनिमम एनर्जी के, मतलब वर्क फंक्शन जो कि आपकी मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, और प्लस क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E, जैसे कि हमारे पास E जो है वो h न्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा h न्यू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू जो मिनिमम एनर्जी मतलब न्यू नोट, ठीक है। यहाँ पे न्यू नोट जो है आपका ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोलते हो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस यहाँ पे क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आता है हाफ mv²। तो ये हमारे पास अगर कंपैरिजन करो दोनों केसेस का, जो मैंने स्टोरी सुनाई और इस टॉपिक का, तो ये टोटल एनर्जी हो गई दैट मीन 100 रुपीज, और इधर एच न्यू, ये हमारे पास मिनिमम जो अमाउंट पे वो बंदा बना था, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन मान गया मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आने के लिए, एच न्यू नोट हो गया, ठीक है, जिसमें न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप इस पे डालोगे। लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की डालोगे रेडिएशन, तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, जो कि उसकी एक्साइटमेंट लेवल का कारण बनेगी, जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप शो करोगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देती हूँ साफ। तो यहाँ पे ले देके जो आपके पास मेन फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप इधर से एच कॉमन निकालते हो तो न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास हो गया फॉर्मूला, ठीक है, कि आपको अगर कुछ भी निकालना है तो ये तीन फॉर्म्स अलग अलग हैं इस इक्वेशन की, आप किसी भी फॉर्म को यूज करके जो रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल की आप यूज करके वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट करने वाली हूँ ये टॉपिक कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट की फॉर्म में रेडिएशन जो है
इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री स्टेट में मेटल सरफेस में है, घूम रहा है इधर उधर, उस पर पड़ती है और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें डालनी पड़ती है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन पे, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन मान जाए इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आने के लिए। अब जब रेडिएशन डालते हैं मिनिमम अगर फ्रीक्वेंसी की डाले तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको न्यू नोट से लिखेंगे। और मिनिमम एनर्जी की अगर बात करें तो उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इस प्रोसेस में उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर मिनिमम से ज्यादा एनर्जी हो जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेंगे, जिससे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का। और फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा कि जो टोटल एनर्जी अब हमने दी एच न्यू, उसमें दो है, कौन कौन, एक मिनिमम एनर्जी है जिसको हम लोग एच न्यू नोट से लिखेंगे, और एक है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना। जो मैंने स्टोरी बनाई इसको बताई है आपको, अच्छे से समझ लेना एक बार फिर से ये वीडियो देख के, सो दैट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कभी ना भूले। वैसे आई एम श्योर कि आपको कभी नहीं भूलेगा ये स्टोरी अगर याद रखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मेन टोटल जो किया हमने पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें करेंगे इन टॉपिक्स के रिलेटेड। टिल देन बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।